लोकसभा चुनाव धीरे धीरे स्पीड पकड़ता जा रहा है और एक समय होता था जब हरियाणा में लालों का पूरा दबदबा होता था। हरियाणवी भाषा में अगर हम कहना चाहें तो एक समय ऐसा होता था जब लालों की तूती बोलती थी। और वो लाल परिवार कौन थे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि उन तीन लाल परिवारों में चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल शामिल है। 70-80 का जो दशक होता था, उस दशक में लाल परिवारों का कितना दबदबा होता था और आज उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हमेशा की भांति इंद्रपाल चाहर जी है। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेश जी। इंद्रपाल जी, एक समय होता था जब हरियाणा के अंदर बड़ा दबदबा होता था लाल परिवारों का। हालांकि ये तीन लाल परिवार ऐसे हरियाणा ने दिए जो कि हरियाणा निर्माण में भी एक बड़ा अहम योगदान जो है वो दे गए। और चौथा नाम जो है अब जुड़ चुका है मनोहर लाल का जी। तो जो पहले की जो स्थिति होती थी और जो आज की स्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो पहले ऐसा क्या होता था कि लाल परिवारों की जो तूती बोलती थी। नरेश जी, लाल परिवारों की आपने बात करी तो देखो, लाल परिवारों की हरियाणा की राजनीति में अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहले देवीलाल परिवार की एंट्री हरियाणा की राजनीति में हुई थी जी। और वो भी आजादी से पहले। आजादी से पहले यानी कि सन 1947 से पहले का ये वाक्य है। जी बिल्कुल। संयुक्त पंजाब के समय जब चुनाव होते थे विधानसभा के, तो उसमें चौधरी देवीलाल छोटी उम्र में ही राजनीति में आ गए थे। और जो 1937 का विधानसभा चुनाव था पंजाब में, उस समय चौधरी देवीलाल की उम्र नहीं थी चुनाव लड़ने की। तो 1937 और 1946 जो दो विधानसभा के चुनाव आजादी से पहले हुए थे, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने अपने स्थान पर अपने बड़े भाई चौधरी साहबराम को प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने उसमें जीत दर्ज की थी। तो चौधरी देवीलाल का परिवार तो आजादी से पहले ही इसमें आ गया था। इसके बाद फिर एंट्री हुई चौधरी बंसीलाल परिवार की। चौधरी बंसीलाल 1960 में राजनीति में एंट्री हो गई थी। विधायक और लोकसभा का सांसद बनने से पहले 1960 से लेकर 1967 तक चौधरी बंसीलाल राज्यसभा के मेंबर थे और 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। जहां तक चौधरी भजनलाल के परिवार की बात है, तो चौधरी भजनलाल 1968 में आदमपुर से विधायक बन के हरियाणा की राजनीति में इस परिवार ने एंट्री करी। जी दर्शकों, देखिए, ये तो था वो दशक जब हरियाणा के जो ये तीन लालों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनकी जो एंट्री हुई थी राजनीति के अंदर, वो इंद्रपाल जी ने आपको बताया। तो इंद्रपाल जी, इनके राजनीतिक सफर की हम बात करें तो हालांकि अभी तक इनके परिवार के जो भी लोग हैं वो राजनीति में सक्रिय है। एक समय वो होता था जब इनकी बड़ी तूती बोलती थी और आज की जो स्थिति है इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज किस प्रकार से ये हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार जो है वो कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर राजनीति में इनका कितना अहम योगदान है। देखिए नरेश जी, जब से हरियाणा बना है तब से लेके अब तक लाल परिवारों का पूरा महत्व हरियाणा की राजनीति में रहा है। लेकिन अब आप बात कर रहे हो आज के समय की जी। तो आज के समय में चौधरी भजनलाल का परिवार और चौधरी बंसीलाल का परिवार अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो हरियाणा की राजनीति से 2024 के लिए तो बाहर हो चुका है। जहां तक चौधरी देवीलाल के परिवार की बात है, चौधरी देवीलाल का परिवार 2024 के लिए मुकाबले में बना हुआ है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की टिकट पर हिसार से प्रत्याशी हैं, सुनैना चौटाला प्रत्याशी है और नैना चौटाला प्रत्याशी है। तो देवीलाल का परिवार तो अब भी बना हुआ है। वहीं अगर अभय चौटाला की बात करें तो कुरुक्षेत्र से वो इनेलो के प्रत्याशी हैं। तो देवीलाल का परिवार तो है। हार जीत क्या रहेगी वो एक अलग मायना है। देवीलाल का जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल का जो परिवार है 2024 के लोकसभा चुनाव के परिदृश्य से ही बाहर हो चुका है। काफी चर्चाओं में रहे हैं दोनों परिवारों की अगर बात करें तो टिकट वितरण का जो समय रहा है, कांग्रेस ने जो टिकट नहीं अभी तक वितरित की थी, लेकिन अब जो उनकी टिकट कट चुकी है, दोनों परिवारों की कट चुकी है। क्योंकि जो चर्चाएं थी कि चंद्र मोहन को टिकट मिल सकती है, वहां अगर हम बात करें तो बंसीलाल के परिवार से श्रुति चौधरी को टिकट मिलनी थी।
ये दोनों टिकटें कट चुकी हैं, तो अब की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि राजनीति में इन दोनों परिवारों को घर बैठा दिया गया है? नरेश जी, राजनीति में जिसकी चलती है वो अपनी खुद की और उसके बाद जो उसका परिवार है आगे उसके लिए सोचता है। बंसीलाल परिवार की बात आती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा एक जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस के पास है, और 2019 का चुनाव भी दीपेंद्र हुड्डा 100% जीतते अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र में, जो कि यादव बेल्ट है, उसमें अगर उसको कुछ वोट भी मिल जाते, बहुत ही कम नाम मात्र के वोट वहां पर मिले हैं। और कोसली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हरियाणा की जो सबसे ज्यादा मतदाता हैं उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता है जी। और उसमें भी यादव ज्यादा है, वहां पर दीपेंद्र को वोट नहीं मिले। तो 2024 में मुझे लगता है कि जो हुड्डा परिवार की चली है टिकट वितरण में, और राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से जो लेकर आए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके कारण श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, तो उसका फायदा मुझे लगता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोसली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा को हो सकता है। तो इस जगह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीर से 2 शिकार कर गए। एक तो कोसली में यादव के वोट लेके दीपेंद्र की सीट बिल्कुल सुरक्षित होती दिखाई दे रही है, और दूसरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रतिद्वंदी के तौर पर एक जो गुट SKR बोलते हैं, SR के उभर के आया था, तो किरण चौधरी को बाहर करके श्रुति चौधरी की टिकट काट के, तो एक प्रकार से उस गुट में सेंध लगाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसमें किया है। नहीं चाचा साहब, एक बात तो है, अगर हम बात करें किरण चौधरी की, काफी प्रयास तो उन्होंने किए हैं, क्योंकि वो कुमारी शैलजा के संपर्क में रही, रणदीप सिंह सुरजेवाला के संपर्क में रही, यानी कि जो आप SR के ग्रुप का जिक्र कर रहे थे, और फिर वो सोनिया गांधी से भी मिली है सिर्फ टिकट को फाइनल करवाने के लिए। और एक समय ऐसा भी होता था जब टिकट की तो कोई बात मायने ही नहीं रखती थी, और अब उनकी टिकट जो है वो कट चुकी है, और आज कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी जो है उन्होंने ली है। नरेश जी, आपने कहा कि टिकट उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, यही बात श्रुति चौधरी की टिकट कटने में सूत्रधार बनी है जी। क्योंकि जो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो राजनीति करती हैं वो बंसीलाल के नाम पर उनकी राजनीति होती आई है, और आपने भी देखा होगा कि कभी उन्होंने आज तक लंबे चौड़े स्तर पर मतलब फील्ड की राजनीति नहीं की है। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जो होते थे उन्होंने हमेशा फील्ड की राजनीति की है। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो राजनीति कर रहे हैं, एक अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के, उनका लंबा चौड़ा मतलब वर्कर भी नहीं है, और वो कहते थे, आप कह रहे थे कि टिकट की गारंटी होता था। इस बार भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यही मान के चल रही थी कि उनकी टिकट को कोई खतरा नहीं है, यानी वो अपनी टिकट फाइनल मान रही थी। जनता क्या निर्णय लेगी, सर्वे में क्या आएगा, हाईकमान क्या निर्णय लेगा, इस पर उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया उन्होंने। इसलिए नहीं कहा कि उनका जो कद था, चौधरी बंसीलाल का जो कद था सुरेंद्र सिंह का, उसी के दम पर उनको लगता था कि उनकी टिकट नहीं कटेगी। लेकिन जब तक मुझे ध्यान है, कांग्रेस ने पहली बार सर्वे करके टिकट दिया है, इतना लंबा समय इसीलिए लग गया। श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं, 2014 का और 19 का, तो जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया है उसी आधार पर उनकी टिकट इसमें कटी है। चलिए, बंसीलाल परिवार की तो हमने बात कर ली, उनको एक प्रकार से घर बैठाने का काम ही हाईकमान ने कर दिया है। अगर भजनलाल परिवार की बात करें तो उनके साथ तो बड़ी हमदर्दी वाली बात हो चुकी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गोलमोल हो रहा है? देखिए नरेश जी, जब से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में गए हैं, उसी समय से जो उनका राजनीतिक कद था वो कम हो गया था जी। क्योंकि जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। कुलदीप बिश्नोई की पूरी कोशिश थी कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या अमित शाह के नेतृत्व में वो भाजपा ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्होंने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की, और जब मंत्रिमंडल की बात आई तो एक बार भव्य बिश्नोई का नाम
100% मतलब मंत्री के तौर पर आ गया था। लेकिन उसी समय ये बात की गई कुलदीप बिश्नोई से और भव्य बिश्नोई से कि आप या तो हिसार की लोकसभा की सीट ले लें या फिर मंत्रिमंडल में अपना स्थान ले लें। नहीं, जब उपचुनाव था उस समय भी खुद मुख्यमंत्री जो उस समय के होते थे मनोहर लाल जी, जो हरियाणा के चौथे लाल कहलाए जाते हैं, वो एक प्रकार से थापी मार के गए थे कि आप एक मंत्री हमें दे रहे हैं। मंत्री तो मैंने कहा नहीं, वो लगभग फाइनल हो गया था जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भव्य का नाम उसमें आ गया था। लेकिन जब हिसार लोकसभा सीट की बात आई तो बताते हैं कि कुलदीप ने और भव्य ने मंत्री पद के लिए इनकार कर दिया था कि हमें मंत्री पद ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें जो हिसार की लोकसभा की सीट है 2024 के लिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मंत्री पद हम छोड़ सकते हैं लेकिन हिसार लोकसभा की सीट हमें चाहिए। यानी कि फिर इस परिवार के साथ भी वो बन गई कि जागरण में गए तो प्रसाद खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। जी बिल्कुल, देखिए इसमें शायद भाजपा के अंदर ही बदलाव परिवार को लेकर हो सकता है कि कुछ शुरू से ही नेगेटिव चल रहा हो, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकार और जो राजनीति के रुचि रखते हैं वो भी हमेशा अक्सर ये बात कह देते हैं कि जो भाजपा है वो हरियाणा में पूरी तरह से जो लाल परिवार हैं उनको साइडलाइन करना चाहता है। तो इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट न देकर एक प्रकार से राजनीतिक झटका भाजपा ने देने का काम किया है। तो तीसरे लाल की अगर हम बात करें तो वो तो मैदान के अंदर डटा हुआ है और एक ही परिवार से कई प्रत्याशी कह सकते हैं, एक ही विधानसभा एक ही लोकसभा सीट पर हिसार की हम बात कर रहे हैं। लगातार देख भी रहे हैं, सभी दर्शक देख रहे हैं कि तीन प्रत्याशी एक ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश जी, जहाँ तक रणजीत चौटाला की बात है, जब 2019 का विधानसभा का रिजल्ट आया एक बार बहुत ज़्यादा सीटें सर्वे ने दिखा दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद अगले ही दिन आज तक चैनल ने भी दोबारा सर्वे करके जब बताया कि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत हरियाणा में नहीं आ रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी ने रणजीत सिंह चौटाला से फोन पर बात की थी और उस समय की जो स्थिति थी उसे अवगत करा दिया था कि ऐसी ऐसी चुनाव परिणाम आ सकते हैं। तो फोन पर ही चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर को ये बोल दिया था कि जो भी चुनाव परिणाम आए, चाहे भाजपा की सरकार बने या न बने, जो अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा समर्थन आपके साथ है, मेरा वोट आपके साथ है। तो बताते हैं कि उसी समय से मनोहर लाल के दिल में रणजीत सिंह चौटाला बैठ गए थे और हिसार लोकसभा को लेकर काफी समय पहले से ही मनोहर लाल ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का नाम तय कर दिया था। आपने भी देखा होगा हिसार के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले 2 साल से रणजीत सिंह चौटाला के जो दौरे थे, चाहे वह आपकी बिठमड़ा की गौशाला है या आसपास की जो गौशालाएं हैं या उनके जो राजनीतिक प्रोग्राम है, काफी सक्रिय वो दिखाई दे रहे थे। हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो इसमें काफी सक्रिय दिखाई देते थे। वहीं अगर हम बात करें तो हर महीने की 5 तारीख को वो बिजली पंचायत भी लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। तो इसीलिए मनोहर लाल के दिल में शायद काफी समय पहले से ही ये मन में कर लिया था कि उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह चौटाला को ही चुनाव मैदान में उतारना है। तो आपको क्या लगता है कि 3 प्रत्याशी एक ही परिवार से है, लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई संशय पैदा हो रहा है कि अगर आखिर चुनना चाहे देवीलाल परिवार में से तो फिर वो किसको चुने? लोगों के मन में ये संशय जरूर पैदा हो रहा है। देखिए नरेश जी, जब तक कांग्रेस की टिकट फाइनल नहीं हुई थी तो तब तक ऐसी संभावनाएं थी कि अगर विजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पे आते हैं तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भाजपा और विजेंद्र सिंह संभावित थे उस समय के कांग्रेस के। अगर ये आते हैं तो इनेलो का हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव उठना बिल्कुल तय था। सुनैना चौटाला जिस प्रकार से संघर्ष कर रही हैं और वो अगर परिस्थिति होती तो उसमें से कुछ भी हो सकता था, तिकोना मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश चुनाव मैदान में आए हैं, अब जो आम चर्चा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिमटती नजर आ रही है। तो ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला अगर देवलाल परिवार की बात करें और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला, वहाँ भी तिकोना मुकाबला बना हुआ है।
तो 3 परिवारों की हम बात करें तो 2 परिवार तो टिकट वितरण में ही बाहर हो चुके हैं, और जो तीसरा परिवार है चौधरी देवलाल का परिवार, उसमें रणजीत सिंह चौटाला हिसार और अभय चौटाला कुरुक्षेत्र, ये दोनों मुकाबले में बने हुए हैं। तो इस परिवार को हम नहीं कह सकते कि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कि ये परिवार भी मुकाबले से बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, जैसा कि इंद्रपाल जी ने भी बताया, और स्थिति जो है वो आपको भी साफ दिखाई दे रही है। 2 लाल परिवार बिल्कुल घर बैठा दिए गए हैं, लेकिन तीसरा जो लाल परिवार है वो डट करके मैदान में है, और एक प्रत्याशी नहीं बल्कि एक ही लोकसभा सीट पर 3-3 प्रत्याशी है। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां बताया जा रहा है, लेकिन ये तो समय बता पाएगा आने वाले समय में क्या होगा, क्या जनता के मूड में है, क्या जनता चाहती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ये स्पष्ट है कि 2 लाल परिवार बिल्कुल घर बैठ चुके हैं। अब वो इस प्रकार की रणनीति बना रहे होंगे कि क्यों ना हमारे जो समर्थक है उन्हीं से पूछ लिया जाए कि चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, क्योंकि खुद तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन दर्शकों को कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं से वो जरूर जानना चाहेंगे। क्यों इंद्रपाल जी, ऐसा कुछ हो सकता है कि अब वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछें? देखिए नरेश जी, तो जो मीटिंग बुलाई है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बुलाई और किरण चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है, ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो अलग बात है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बुला के बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो कह देंगे कि हाईकमान का जो फैसला है वो है। जहाँ तक घर बैठने की बात है, पिछले 2-3 महीने से एक परिवार और काफ़ी चर्चा में था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार 2014 में भाजपा में गया था, और 10 साल भाजपा में रहने के बाद दोबारा कांग्रेस में उन्होंने एंट्री करी थी, और 100% ये फाइनल हो रहा था कि वीरेंद्र सिंह ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो जो लोग हैं, मतदाता हैं, आम आदमी है, वो तो ये भी कह रहा है कि एक प्रकार से वीरेंद्र सिंह के परिवार को भी लोकसभा के, कम से कम विधानसभा नहीं लोकसभा के मामले में तो वीरेंद्र सिंह के परिवार को भी घर बैठाने का काम पार्टियों ने किया। जी बिल्कुल दर्शकों, 2 लाल परिवार, और तीसरी अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक बड़े ही किसान मसीहा के नाम से मशहूर हुए हैं, और किसान केसरी भी उन्हें कह सकते हैं, सर छोटू राम, उनके नाती है वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो आप लोगों के समक्ष है। उनकी टिकट लगभग कांग्रेस से फाइनल थी, लेकिन टिकट कटने के बाद अब उनको भी राजनीतिक दलों ने घर बैठाने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या भविष्य में इन लाल परिवारों की रणनीति काम आएगी, क्या ये रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके गठजोड़ बैठाएंगे, कैसा वातावरण बनाएंगे, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको आज की ये रिपोर्ट कैसी लगी है ये हमें जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।